हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किए थे बिहार बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल के लिए बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किए थे। आज जो है ये आपका जो पार्ट 7 है। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, एमसीक्यू क्लास होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन जो हमने सेलेक्टेड किए हैं वह है आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में क्लास अगर कैसा लगा तो ये आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है। ये बताना है आपको कौन सा जो है पूर्व केंद्र की नहीं है। पूर्व केंद्रिकी को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं जिसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। जिसमें क्या होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें कौन पूर्व केंद्र की नहीं है। तो ऑप्शन है आपका नोटोस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस और सिटोलेरिया। क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सैक्रोमाइसिस जो है पूर्व केंद्र की यानी कि जो प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये एक प्रकार की यूकैरियोटिक है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, यूकैरियोटिक यानी कि केंद्र की है। ये यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का ईस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, ईस्ट है, यूकैरियोटिक ईस्ट हैं। और यह यूकैरियोटिक होते हैं, आपको सभी पता होगा। बाकी बात नोटोस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवाणु है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, समझ गए ना, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। कौन चरम दशाओं में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, जिसको आदि बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आदि बैक्टीरिया कहते हैं या आद्य जीवाणु कहते हैं। ठीक है, इसके जो कोशिका भित्ति होते हैं बहुत ही जटिल होते हैं, जिसके कारण से जो है ये चरम दशाओं में रहने युक्त बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि लवणीय दशाओं में रहने युक्त बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, आर व्हिटेकर ने, जिसने जो है 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा एक सेकेंड, जिसने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, आर व्हिटेकर ने दिया था। द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। यह बताना है आपको किस पर आधारित नहीं है। इन्होंने आधार दिया था 5 जगत वर्गीकरण का। ठीक है, वो आधार में किस पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए,
इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रजनन का ढंग। इसका जो राइट आंसर होगा प्रजनन का ढंग होगा। किस प्रकार से होगा हम बताते हैं अभी। आर व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसका आधार था, पहला आधार याद रखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण का जो पहला आधार है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि यूकेरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका कैसा है, यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद काय की जटिलता। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि काय की जटिलता, यानी कहने का मतलब है यूकेरियोटिक है कि एक यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इसका आधार था पोषण की प्रक्रिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि स्वपोषी है या परपोषी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ है या हेटेरोट्रोफ है। उसके बाद चौथा है आपका जाति वृत्तीय, स्पीसीज रिलेशन। ठीक है, स्पीसीज ठीक है, जाति स्पीसीज रिलेशन। इसको ध्यान में रख करके, चारों बातों को ध्यान में रख करके इन्होंने दिया था। इसमें प्रजनन का ढंग नहीं आता है। ठीक है, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव का जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित केंद्रों की उपस्थिति। तो एक ही नंबर में बताया है ना। पोषण का ढंग ये भी बताया था, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, काय का संगठन जटिलता जो अभी बताया, बॉडी स्ट्रक्चर तीसरा नंबर का। ठीक है, ये तीनों गुण मैच करते हैं, लेकिन ये नहीं मैच करते हैं जिसका आधार नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण में जो आर व्हिटेकर साहब ने दिया था, R.H. व्हिटेकर। ठीक है, में क्लेमाइडोमोनास तथा कोलेरा को किसमें सम्मिलित किए गए। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा कोलेरा को किसमें सम्मिलित किया गया, प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी, मोनेरा। क्या होगा राइट आंसर, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा कोलेरा को सम्मिलित किया प्लांटी में। ठीक है, क्योंकि जो प्लांटे होते हैं यानी कि पादप जगत। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटे थे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में हमने देखे थे 2 प्रकार का आता है। एक तो होता आपका शैवाल और दूसरा आता है आपका लाइकेन। ठीक है,
और क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास है और कॉलेरा है, ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। किस जगत में के अंतर्गत आता है, तो ऐसे तो है तो एल्गी में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और है तो एल्गी में, लेकिन किस जगत के अंतर्गत आता है, प्लांटी जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसमें प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन नहीं निकलती। प्रकाश संश्लेषण करने पर किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपका साइकस, नोटोस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कैरा। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कैरा में, सॉरी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये क्या करते, इसमें जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये इसको हरित सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है, इसलिए इसकी श्वसन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम जिसको मलेरिया परजीवी कहते हैं, किस वर्ग में आते हैं। प्लाज्मोडियम किस वर्ग में आते हैं, ये आपको बताना है। सार्कोडीना, सिलियाटा, स्पोरोजोआ, डायफेंसी। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, आपको पता होगा इसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो यह किस वर्ग में आता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पोरोजोआ। ठीक है, इसके जनन के दौरान स्पोर निकलता है, इसलिए इसको स्पोरोजोआ में रखा गया है। एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको सोने की बीमारी भी कहते हैं या निंद्रा रोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जिसको हम लोग सोने की बीमारी कहते हैं, किस जीव से होती है। ठीक है, ये आपको बताना किस जीव से होता है। ऐसे तो ये प्रोटोजोआ है, एक प्रकार की प्रोटोजोआ से होता है। और यहाँ पे बताना आपको कौन सी प्रोटोजोआ से होता है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा रोडोयंसी, ट्रिपेनोसोमा टेनगोगेला, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। क्या होगा राइट आंसर, किससे होता है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। इससे क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है आपको पता होगा, अभी बताए, प्रोटोजोआ। एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। और इसी के कारण जो है कौन सी होती है, सोने की बीमारी होती है। और ये किस मक्खी में रहता है, सीसी मक्खी में रहता है, याद रखिएगा। सीसी नाम की मक्खी होती है। ठीक है, इसी के द्वारा ये फैलता है सोने की बीमारी। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोने की बीमारी किसके कारण फैलता है, तो सीसी मक्खी के कारण फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं। गतिमान जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, जिसमें वैसे जीवाणु जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, वह किसके कारण से है गति करते हैं। ऑप्शन है आपका फिम्बरी, कसाबिका, पक्षमाप या पिल्ली। गतिमान जीवाणु जो होते हैं वह जो गति करते हैं वह करता है आपका कसाबिका के द्वारा। ठीक है, जिसको फ्लैजिलेट्स कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। मान लिया जाए एक आपका क्लेमाइडोमोनास है, इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, ताकि इसके मूवमेंट में हेल्प कर सके। ये इसके में मूवमेंट में हेल्प करता है। ये मोनोफ्लैजिलेट से हो सकता है या डायोफ्लैजिलेट से हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक भी फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कसाबिका। कसाबिका को ही हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, जिसके कारण ये जीवाणु में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, आदि जीवाणु जिसको हम लोग आर्किबैक्टीरिया कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु यानी यूकोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, किसमें भिन्न है। आपको पता होगा कि आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है ना, दोनों बैक्टीरिया मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया आते हैं
उसको जो है दो अलग जगत में भी वर्गीकृत मतलब भागों में वर्गीकृत किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, जिसको हम लोग आदि जीवाणु या फिर सुजीवाणु भी के नाम से भी जानते हैं। तो वह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न किया गया है, किस आधार पर इस दोनों को भिन्न किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कोशिका कला संरचना, पोषण की ढंग, कोशिका आकार, प्रजनन का ढंग। कौन सी आधार था जिसके कारण से इसको अलग किया गया दोनों में, आदि जीवाणु और सुजीवाणु में? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोशिका कला की संरचना के आधार पर इसको अलग किया गया है। ऐसा क्या है कोशिका कला की संरचना, चलिए जानते हैं। यूबैक्टीरिया की जो कोशिका कला है मुख्यतः किसका बना होता है, ग्लिसरॉल, एस्टर और लिपिड की। ठीक है, यूबैक्टीरिया की जो कोशिका कला है ये यूबैक्टीरिया, ठीक है, इसकी जो कोशिका कला है किसका बना होता है, ग्लिसरॉल, एस्टर और लिपिड। ग्लिसरॉल, एस्टर, लिपिड इसका बना होता है इसका कोशिका कला। ठीक है, और जो है आदि बैक्टीरिया है इसका जो कोशिका कला बना होता है ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड। ठीक है, आदि जीवाणु का जो कोशिका कला है किसका बना होता है, ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड की। ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड में जो है एस्टर लिपिड से ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें जो है ज़्यादा क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। किसमें, ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड में। इसकी तुलना में ग्लिसरॉल, एस्टर, लिपिड की तुलना में इसमें क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ये जो है ये जीवाणु, आदि जीवाणु जो है कहीं पर भी रह सकते हैं, ये रहने योग्य बना देते हैं। कहाँ पे, चरम सीमा लवणीय पर, लवण की जहाँ पे चरम सीमा होगी वहाँ पर भी यहाँ ये जो है ना रह सकते हैं। खारे पानी के जल में भी ये रह सकते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी खारा क्यों ना हो वहाँ रह सकते हैं आदि बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोशिका कला बना होता है किसका बना होता है, ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड की बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है, ये आपको बताना है। एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नटस्टॉक, माइक्रोराइजा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक क्या नहीं है, जैव उर्वरक नहीं है, ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये एक जैव उर्वरक नहीं होते हैं। ठीक है, यह एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा। यह क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं। और यह किसको पैथोजेनिक यानी कि रोग उत्पन्न करने वाली, और ये किसको रोग उत्पन्न करते हैं, तो प्लांट को यानी कि पादप को। ठीक है, पादप को क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन, एग्रोबैक्टीरियम। और राइजोबियम जो है ये आपको पता होगा फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नटस्टॉक एक प्रकार का क्या है, शैवाल है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है धान और खेत में। ये भी क्या है, एक प्रकार का जैव उर्वरक में ही आते हैं, माइक्रोराइजा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है आपका, वे जीव जो वायु में SO2 प्रदर्शित करते हैं, वे जीव जो वायु में SO2 प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं, वे कौन हैं? ऑप्शन है आपका मॉस, लाइकेन, मशरूम, पफवाल। क्या होगा राइट आंसर? वे जीव जो SO2 को प्रदर्शित करते हैं वायु में। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आपको पता होगा थाइलोफाइटा में आता है, लाइकेन और शैवाल।
तो लाइकेन जो कि जहाँ पे SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिस क्षेत्र में, वहाँ पर लाइकेन उगते ही नहीं है, जिसके कारण हम पहचान जाते हैं कि वहाँ पे SO2 की मात्रा क्या है, प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। मॉस जो है ब्रायोफाइटा है, मशरूम जो है एक पर कवक है, ये कवक में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, संक्रामक प्रोटीनें किन में होती है? संक्रामक प्रोटीनें किसमें होती है? ऑप्शन है आपका जेमिनी वायरस में, प्रियॉन्स में, वोराइड्स में, असमी वायरस में, किसमें होता है संक्रामक प्रोटीनें? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में है आपका वोराइड्स। वोराइड्स जो होते हैं थोड़ा सा वायरस से भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी वायरस में जो होता है आनुवांशिक मटेरियल, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ वायरस का आनुवांशिक पदार्थ में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन कोट और DNA पाया जाता है। ठीक है, लेकिन वोराइड के केस में, ये जो वोराइड है इसके केस में सिर्फ RNA आनुवांशिक पदार्थ जो है सिर्फ क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी भी। ठीक है, ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही। ठीक है, संक्रामक प्रोटीनें किन में होती है? तो होता है प्रियॉन्स में। ठीक है, वोराइड्स के लिए याद रखिएगा इनमें आंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है, ना कि DNA। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? वायरस का जो आवरण होता है, मान लिया जाए ये आपका वायरस है। ठीक है, इसके ऊपर आवरण होती है, इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईस्ट मैक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन है आपका सिट्रिक अम्ल, टेट्रासाइक्लिन, इथेनॉल या ब्यूटेनॉल। क्या होगा राइट आंसर? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल में किया जाता है। ठीक है, और इसका टेट्रासाइक्लिन में भी किया जाता है, लेकिन इथेनॉल में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवंक फफूंद है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, कई जब पूछ चुका है यहाँ पे पहचानने के लिए। ऑप्शन है आपका राइजोपस, फाइसेरम, थियोबेसिलस, एनाबिना। देखिए, अपवंक फफूंद किसको कहते हैं? अपवंक फफूंद किसको कहते हैं? प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों को क्या कहते हैं हम लोग? अपवंक फफूंद कहते हैं। जैसे कि हो जाता है आपका डाइटम प्लाज्मोडियम, डाइटम प्लाज्मोडियम, उसके बाद हो गया आपका स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड। ठीक है,
डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अपवंक फफूंद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका एक और फाइसेरम, इसी में आता है फाइसेरम, ये सब क्या होते हैं, अपवंक फफूंद में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अपवंक फफूंद होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइसेरम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है आपका थायोबैसिलस, ये एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु, ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु होता है, ना कि स्लाइम मोल्ड्स यानी कि अपवंक फफूंद होते हैं। एनाबीना, एनाबीना क्या है, एनाबीना एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। एनाबीना क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनाबीना क्या है, एक तो एनाबीना क्या है, एक प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है। राइजोपस क्या है, राइजोपस एक प्रकार की कवक होती है, ठीक है, सामान्य कवक है, ना कि फफूंदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, कौन से जोड़े सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े हैं सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक, सेरेसिया, ड्रग डिक्सन, एस्पायरुलिना, एक कोशिकीय प्रोटीन, और ऑप्शन डी में है आपका राइजोबियम जैव उर्वरक। कौन सा युग्म जो है सही नहीं सम्मिलित किया गया है। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिस का जो उपयोग किया जाता है ना, एंटीबायोटिक में किया जाता है, ये तो सही मिलान किया गया है। ऑप्शन बी में है आपका सेरेसिया, इसका उपयोग ड्रग डिक्सन में नहीं किया जाता है, सेरेसिया का उपयोग ड्रग डिक्सन में नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एस्पायरुलिना का उपयोग जो है, एस्पायरुलिना क्या है, एक प्रकार का ना एक कोशिकीय प्रोटीन है, ठीक है, एक कोशिकीय क्या है, प्रोटीन होता है एस्पायरुलिना, ये भी मिलान सही है। ऑप्शन नंबर डी में है राइजोबियम, ये जैव उर्वरक होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, ठीक है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है, ठीक है, आया समझ में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु में प्लाज्मिड है, जीवाणु में प्लाज्मिड क्या है, आपको पता होगा। अगर जीवाणु जो होता है इसके जो है खुद का एक डीएनए तो होता ही है, और अतिरिक्त डीएनए भी होता है इसके पास, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास अतिरिक्त, और इसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, मुख्य गुणसूत्र नहीं है, अक्रियाशील डीएनए नहीं है, रिएक्टिविटी नहीं, जीन नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दो जीवाणुओं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोगों में काफ़ी उपयोग होती है, वैसे दो जीवाणु का नाम बताना है, आपको ढूंढना है, ठीक है, ऑप्शन में जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ऑप्शन है आपका इसेरेसिया तथा एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम तथा एजेटोबैक्टर। ऑप्शन सी में है राइजोबियम तथा डिप्लोकोकस। ऑप्शन डी में आपका नाइट्रोमोनास तथा क्लेविसिला। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एरिसिया तथा एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग जो है किस में किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। मतलब इसका जो है इसका मतलब किसका, इसेरिया तथा एग्रोबैक्टीरियम, इनका जो है डीएनए से जीन निकाल करके, ठीक है, इसके डीएनए से क्या निकाल करके, जीन निकाल करके अलग प्रकार के डीएनए में शामिल किया जाता है, ठीक है। इससे जीन निकाल करके किसी अन्य में दिया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है
एग्रोबैक्टीरियम और इस्रिया पे किया जाता है। और आपको पता होगा, बताए थे, जीवाणु जो होते हैं इसके पास अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम के रूप में, इसी को निकाल करके इसका प्रयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। राइजोबियम भी जो है एक जैव उर्वरक है। नाइट्रोसोमोनास जो है ये भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? देखिए, युग्मज जो है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? एक पर जाइगोट युग्मज यानी कि युग्मज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से फिर भी विभाजित हो करके, है ना, अर्धसूत्री विभाजन करके अलग अलग प्रकार के जो है अलग जीव बनाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, युग्मजी अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो यह किस में पाया जाता है? जाइगोट बन के भी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लेडोमोनास में, ठीक है। क्लेडोमोनास क्या करते हैं, इसमें युग्मज के बाद भी क्या होता है, इसमें विभाजन होता है और एक बार मियोसिस करके यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गो क्लेमाइडोस का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागर में मुख्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं? कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार बनाए होंगे आप लोग। साइनोबैक्टीरिया या फिर डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स या यूग्लिनोइड्स, क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डाइटम जो है मुख्य रूप से सागरों में मुख्य उत्पाद के रूप में जाना जाता है, उत्पादक के रूप में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अंगक या अंगरवेडसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होते हैं? अंगक या अंगरवाइड, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं। कौन सा अंगक? कोशिका की, मान लीजिए कोशिका होती है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है। तो कौन सा अंगक जो है सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है, या फिर कौन सा मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम। अभी ही इसका राइट आंसर बताए थे, किसका? प्लाज्मिड का बताए थे। जीवाणु जो होते हैं उसमें अतिरिक्त जो है डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और इसमें 2 प्रकार का सेल का नाम बताए थे, 2 जीवाणु का नाम बताए थे, एग्रोबैक्टीरियम और सेक्रोमाइसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इरिसिया तथा एग्रोबैक्टीरियम, इन दोनों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि अंगक या वैसा अंगक जो कि इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है वो है आपका प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि जीवाणु में अतिरिक्त रूप के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निवीह शैवाल का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है निवीह शैवाल का? वॉलवॉक्स, यूलेथ्रिक्स, एस्पायरोगा, कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलवॉक्स। ये क्या है? निवीह शैवाल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, कवक मूल किसका उदाहरण है? कवक मूल किसका उदाहरण है? ठीक है, कवक किस के जो मूल होते हैं, मूल निकालते हैं, वह किस में मदद करता है आपको? ऑप्शन है आपका एमोसिलेंज में, प्रतिजीविता में, सहकारिता में, कवक रोधन में। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहकारिता। मतलब ये इसका क्या होता है, ये जो कवक होते हैं, ठीक है, कवक जो होते हैं बड़े बड़े पौधों की जड़ों पे उग जाते हैं, ठीक है, और वो उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसको जीवाणु से भी रक्षा करते हैं, और खुद भी ये क्या करते हैं, उससे पोषण ग्रहण करते हैं। इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है सहजीविता। इस प्रक्रिया को बोला जाता है सहजीविता, और इसी को हम लोग सहकारिता के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव कौन सा है? यानी कि कोशिका भित्ति किसके, कवकों की किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है आपका काइटिन,
पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, काइटिन की। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको पता होगा जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज से दोनों से मिलकर के बना होता है पादप की कोशिका भित्ति, ठीक है। हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज दोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और जो है कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।